Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. So in the series of our CA Final IDT shorts, so shorts मतलब जो भी आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है जहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेरीज आती है, हम उसको इंटरलिंक करके एक 15 to 20 मिनट्स के अंदर वी आर सॉल्विंग दैट इशू. यस, प्लेलिस्ट अलग क्रिएट करी गई है May 25 के लिए, सारी प्लेलिस्ट क्रिएटेड है. एंश्योर यू आर वाचिंग दैट, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा. एज यूजुअल बिफोर स्टार्टिंग अहेड, अगर आप नए हो चैनल पे या फिर आपको नहीं पता है तो प्लीज एक तो यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू स्टे इन टच, इट हेल्प्स मी टू स्टे मोटिवेटेड. दूसरा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे एमसीक्यूज पोस्ट कर रहे हैं हम. जिस दिन एडिटिंग करने का मन ना हो उस दिन बेंच सॉल्व कर लेना. आई एम गिविंग यू द गारंटी यू विल लर्न अ लॉट ऑफ न्यू पॉइंट्स दैट माइट नॉट हैव स्ट्राइक व्हेन यू आर कवरिंग द सिलेबस. ओके, एंड बाकी अपडेट्स भी चलते हैं, डिस्कशन भी होता है, डाउट्स डिस्कशन होता है, तो वो सारे इसके अंदर चलता रहेगा. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी वैसे दिया हुआ है. दूसरी बात, ये वाला जो पीडीएफ कहां मिलेगा, मैं आज के दिन 4 अप्रैल को आई विल बी पोस्टिंग दिस ऑन द टेलीग्राम. तो मैं उसको पिन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत सारी पोस्टिंग चल रही है, जितने वीडियोस चल रहे हैं. सो प्लीज उसको उस दिन का हिसाब से आप देख लेना, डाउनलोड करके रख लेना. ठीक है, चलो. अब सर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेरी कि प्रॉपर्टी ऑन रेंट के बारे में सर का क्वेरी रहता है. आरसीएम है, एफसीएम है, कमर्शियल है, रेसिडेंशियल है. तो इस वीडियो के अंदर वी विल अप्लाई 15 to 20 मिनट्स एंड हम उसको पूरा सॉल्व कर लेंगे. लास्ट में जाके मैंने एक एग्जांपल पिक किया, उसको भी पकड़ लेंगे. इसके सिवा आपको एग्जाम में कुछ पूछा नहीं जाएगा, उतना भरोसा करो, अच्छे से समझो. एक बार होने के बाद खुद का रिवीजन आपको करना पड़ेगा. यस, बिकॉज आपका सेल्फ स्टडी का जो टाइम होएगा आफ्टर दिस वो कम हो जाएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपर्ली. चलो फटाफट सर शुरू करते हैं. सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज 360 डिग्री एनालिसिस. मतलब इसका आरसीएम प्रोविजन, एफसीएम प्रोविजन, एग्जेम्पशन प्रोविजन, जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, एग्जांपल, ऐसा सब कुछ हम कवर करेंगे. सो प्रॉपर्टी ऑन रेंट. अब यहाँ पे क्वेरी आता है सर रेंट नहीं क्या परचेस किया तो क्या? अगर प्रॉपर्टी परचेस करते हो तो दैट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी, हेंस इट इज नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी. लेकिन अगर आपने एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद ली तो आप कंस्ट्रक्शन की सर्विस लेते हो. इफ यू रिमेंबर शेड्यूल नंबर 2 देन इट विल बी कैटेगराइज्ड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस. लेकिन अगर बनी बनाई प्रॉपर्टी खरीदते हो, इसका मतलब आप एक कंडीशन डली थी कि 100% ऑफ द कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर अर्लियर ऑफ 2 डेट्स, फर्स्ट बीइंग द कंप्लीशन सर्टिफिकेट, द सेकंड बीइंग द फर्स्ट ऑक्यूपेशन डेट. तो उस केस में जीएसटी नहीं लगता. तो परचेज वाली बात आपकी क्लियर है. अब हम रेंट की बात स्टार्ट कर रहे हैं. अब सुनो, एक नोट है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए. एनालिसिस ऑफ एफसीएम आरसीएम विल अप्लाई ओनली इफ द जीएसटी इज एप्लीकेबल एट द फर्स्ट प्लेस. आपको ना अपना दिमाग स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग के मैनर में चलना है. हम क्लास में ये शब्द बहुत यूज करते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग और एक फील फैक्टर. मतलब चीजें समझनी है और स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग करनी है. पेपर में आपके सामने ट्रांजैक्शन आया, आप आरसीएम एफसीएम की तरफ पहले भागते हो? नहीं, पहले आपको यह पता करना है कि जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा. अगर नहीं लगेगा देन द आरसीएम एफसीएम प्रोविजन स्टैंड्स मूट, इट इज इनवैलिड, इट इज नॉट एप्लीकेबल. इफ द जीएसटी इज एप्लीकेबल देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आरसीएम एफसीएम प्रोविजन. फर्स्ट आपको इंडिविजुअली बताऊंगा, फिर मैं आपको एक चार्ट के थ्रू बताऊंगा एंड देन वी विल कवर एन एग्जांपल. तो इंडिविजुअली पहले मैं चैप्टर नंबर 4 आपका एग्जामिशन है. फटाफट से अगर मेरी आईडीटी कंसाइज से पढ़ रहे हो या किसी की बुक से पढ़ रहे हो तो एक बार खोल के बैठ जाओ. एंट्री नंबर 12 में वी टॉक्ड अबाउट द एग्जेम्पशन. अब एग्जेम्पशन क्या है? एंट्री नंबर 12 में द प्रॉपर्टी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज रेसिडेंशियल यूनिट एक्सेप्ट स्टूडेंट रेसिडेंसेस, पीजी, हॉस्टल, कैंप्स भी इसके अंदर कवर हो जाता है. अब सुनना, जो आपके जैसे फ्लैट होते हैं जो पीजी पे दिए जाते हैं, है ना, तो वो इसके अंदर मैं कवर नहीं कर रहा. क्यों? मैंने उसको यहां से हटा के मैंने उसके लिए एंट्री नंबर 12 AA लाया. ये आपको May 25 से ढंग से अमेंडेड पढ़ना है. ठीक है, हमारी बुक में अमेंडेड है. अगर पुराना आप पढ़ रहे हो तो प्लीज एंश्योर करना एवरीथिंग इज अप टू डेट. सो आई एम टॉकिंग अबाउट अ रेसिडेंशियल यूनिट एक्सेप्ट स्टूडेंट रेसिडेंसेस, पीजी एंड हॉस्टल. तो सर ये किसकी बात कर रहा है? फील फैक्टर समझो ना, कि मैंने अपना घर किसी फैमिली को रेंट पे दे दिया. जैसे एक हस्बैंड वाइफ आके रह रहे, एक फैमिली आके रह रही है, तो ये उस तरीके की रेंटल को कवर कर रहा है. सर ये इन्होंने रेसिडेंस, स्टूडेंट रेसिडेंट, पीजी और हॉस्टल को क्यों यहां से हटा दिया? वो रेसिडेंशियल यूनिट तो है लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं एक कमर्शियल एंगल इन्वॉल्व हो जाता है कि आप पर मंथ बेसिस पे पीजी वगैरह पे 4 स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट्स को रखते हो. यस, तो मैंने उसके लिए अलग से एंट्री प्रोवाइड करी, एंट्री नंबर 12 इन विच आई विल प्रोवाइड 2 सेपरेट कंडीशंस. क्लियर? तो प्रॉपर्टी कौन सी है? रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी. आ जाओ, अब एग्जेम्पशन पढ़ते हैं. सप्लायर कैन बी एनी पर्सन. सप्लायर कैन बी एनी पर्सन. यहां पे सप्लायर रजिस्टर्ड भी हो सकता है, मतलब ये ओनर है प्रॉपर्टी का. ये अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, ये गवर्नमेंट भी हो सकती है. गवर्नमेंट और प्रॉपर्टी रेंट को मिक्स मत करना. जैसे नॉर्मल पढ़ रहे हो उसी में समझना. अगर एनी पर्सन बोल दिया तो गवर्नमेंट भी इसके अंदर कवर हो गया. गवर्नमेंट का एनालिसिस अपना एक अलग होता है. यस, तो एनी पर्सन, इट कैन बी लिटरली एनी, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, गवर्नमेंट, मुझे फर्क नहीं पड़ता. अगर आप एक रेसिडेंशियल यूनिट रेसिडेंशियल पर्पस के लिए देते हो, मतलब ये मेरा एक फ्लैट है, ये फ्लैट मैंने दे दिया एक सीए इन प्रैक्टिस को अपना
फर्म चलाने के लिए, तो वो रेसिडेंशियल फ्लैट तो है लेकिन रेसिडेंशियल यूज नहीं है। तो एग्जेम्पशन के लिए मैंने क्या बोला, एनी सप्लायर मतलब लैंडलॉर्ड कोई भी होगा, प्रॉपर्टी कौन सी है, रेसिडेंशियल है, एंड यूज दिया है रेसिडेंशियल के लिए। तो देखो सीए इन प्रैक्टिस, डेंटल क्लिनिक कि आई वांट रेसिडेंशियल यूज। अब पे अटेंशन, यहां पे टेनेंट कौन है ये मैटर करेगा, यहां पे टेनेंट कौन है ये मैटर करेगा। अगर टेनेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो आप एग्जांपल लो सिंपल, एक एम्प्लॉई है, कोई किसी कंपनी का एम्प्लॉई है, वो अपने फैमिली के साथ रहता है, वहां पे उसने फ्लैट ले लिया रेंट पे, तो देखो ये पिक्चर याद रख लेना, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाता है, यस। अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन है तो आप देखो कौन सा केस बन रहा है। अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन है, एक सोल प्रोप्राइटर मतलब एक ट्रेडर है जो कि रजिस्टर्ड है इन द सोल प्रोप्राइटरशिप में, कोई कंपनी नहीं है, एलएलपी नहीं है, फर्म नहीं है, सोल प्रोप्राइटर है और उसने पर्सनल कैपेसिटी में ये रेंट लिया है ऑन पर्सनल अकाउंट, तो वहां पे बिजनेस नहीं करता, वहां पे ये कोई रेंट का खर्चा बिजनेस में क्लेम भी नहीं करता, वो अपने फैमिली के साथ ही अकेले वहां पे रह रहा है फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, पेइंग द रेंट फ्रॉम पर्सनल अकाउंट, कोई बिजनेस का रिलेशन नहीं है, टेक्निकली बस वो रजिस्टर्ड है, बट रह तो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए रहा है, अकेला ही रह रहा है। यस, अकेला मतलब बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं है, वहां पे एम्प्लॉइज भी काम नहीं कर रहे, तो यहाँ पे वो भी हम एग्जाम मान लेंगे, इसको हम अनरजिस्टर्ड की तरह ही ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन इसको छोड़ के कोई और है, सर एग्जांपल, एक कंपनी ने फ्लैट रेंट पे लिया है अपने एम्प्लॉइज के यूज के लिए, तो कौन रेसिपिएंट होगा। अब यहाँ पे एक और चीज आप भूल जाते हो, ये है रेसिपिएंट, टेनेंट इज द रेसिपिएंट एंड रेसिपिएंट एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 93 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इज द पर्सन लायबल टू पे रेंट। तो यहां पे अगर एक कंपनी ने या किसी बैंक ने लेट से अपने एम्प्लॉइज के लिए लिया है, या किसी कंपनी ने जो कि रजिस्टर्ड है उसने अपने डायरेक्टर्स के लिए लिया है रहने के लिए, तो वो कंपनी और बैंक जो जिसको मैं रजिस्टर्ड मान रहा हूं दैट इज द रेसिपिएंट एंड ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ सोल प्रोप्राइटर। तो यहां पे बेटा जी आपका टैक्स लग जाएगा। नीचे यहां पे मैंने हिंट में डाल दिया ऑलरेडी कि आरसीएम लगने वाला है, मैं कवर करूंगा, बट अभी समझ लो यहां पे आरसीएम भी लग जाएगा। तो अगर अनरजिस्टर्ड है तो कहानी खत्म, एग्जेम्प्ट। रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है मतलब रजिस्टर्ड टेनेंट है तो सोल प्रोप्राइटर वाला है तो एग्जेम्प्ट, नहीं तो टैक्स लगेगा। तो मेरी कितनी कंडीशंस लगी, पहला रेसिडेंशियल फ्लैट, दूसरा रेसिडेंशियल यूज, और तीसरा ये टाइप ऑफ रेसिपिएंट, सप्लायर कोई भी हो, आई डू नॉट केयर। क्या आपको एंट्री नंबर 12 क्लियर हुआ। अब मैं बात करता हूं ये स्टूडेंट रेसिडेंट पीजी हॉस्टल और कैंप्स के बारे में। आप ये फिगर याद रखना, जैसे पीजी और कैंप होते हैं, कैंप्स होते हैं या कोई हॉस्टल वगैरह होता है, तो वहां पे क्या होता है, घर वगैरह में हम पीजी रखते हैं, फ्लैट वगैरह में हम उसको पीजी और स्टूडेंट्स को हम देते हैं, स्टूडेंट अकोमोडेशन आप कह सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे भी एक बात बताओ ना, कौन से यूनिट्स होंगे, ये भी तो रेसिडेंशियल यूनिट्स रहेंगे, ये भी तो रेसिडेंशियल यूनिट्स ही रहेंगे ना। अब मैं होटल में थोड़ी ना पीजी खोल के बैठता हूँ। आपका हमारा कभी कभार क्या प्रॉब्लम होता है, मैं भी करता था एज अ स्टूडेंट, कि एक कुछ चीज लिखी है रजिस्टर तो मैं डाउट निकालूंगा, ये नहीं होगा तो क्या, वो ठीक है डाउट आपका निकालने का तरीका, लेकिन आप उसको थोड़ा सा समझो भी ट्रांजैक्शन क्या कह रही है। तो ये जो पीजी कैंप और हॉस्टल है, इसमें द फ्लैट और द ड्वेलिंग विल बी रेसिडेंशियल ओनली बट गिवन ऑन पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर पीजी स्टूडेंट एकोमोडेशन एंड हॉस्टल कैंप। अब इसमें उन्होंने दो कंडीशन लगाई। बेसिकली गवर्नमेंट कह रही है कि तुम्हारी बहुत कमाई नहीं हो रही और तुम्हारा एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन है, तो मतलब क्या, अगर आपकी वैल्यू पर पर्सन पर मंथ, मतलब आपके 4 स्टूडेंट है तो पर स्टूडेंट जो आपने रखा है आप उससे पर मंथ 20,000 तक ही लेते हो, 21 भी नहीं 20,000 तक ही लेते हो, एंड द स्टे इज फॉर मिनिमम 90 कंटिन्यूअस डेज। मतलब अगर मैं गया, लेट्स से एक पीजी है, वहां पे आप पर डे के हिसाब से रह सकते हो, तो कोई 2 दिन आके रह के जा रहा है, कोई 4 दिन आके रह के जा रहा है, तो उसको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिलेगा ही नहीं। सिर्फ टैक्स कौन पे करेगा वो मैं नीचे बताऊंगा, अभी हम एग्जेम्पशन पढ़ रहे हैं। यस, तो अप टू 20,000 पर पर्सन पर मंथ एंड इट इज फॉर मिनिमम 90 कंटिन्यूअस डेज, मोटा मोटा मैं 3-4 महीने रह रहा हूं वहां पे, तो ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट। अगर ये वाली 2 कंडीशन से पूरी नहीं हुई, इसका मतलब तो टैक्स लगेगा। टैक्स कब लगेगा, एफसीएम, इसको एक काम करते हैं ऐसे लिखते हैं, टैक्स तो लगेगा इफ सप्लायर इज रजिस्टर्ड एंड दैट टू अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ऐसा क्यों बोला सर हमने, क्योंकि जो आरसीएम का प्रोविजन है जो मैं भी आपको नीचे कराऊंगा, वो तब लगता है जब आपका रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन हो, और यहां पे जो रेसिपिएंट आपके स्टूडेंट्स वगैरह रहेंगे वो तो मोस्टली क्या रहेंगे, अनरजिस्टर्ड ओनली। तो रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, टैक्स लगने वाला है, तो अब हम क्या चेक करेंगे कि भैया सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है मतलब वो जीएसटी में टर्नओवर के ऊपर है, तो वो टैक्स लगाएगा और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कंप्लाई करेगा। आपको एक चीज समझनी है, कोई भी ट्रांजैक्शन की जो हम बात कर रहे हैं ना, वहां पे टैक्स लगेगा अंडर एफसीएम प्रोवाइडेड
प्रोवाइडेड द पर्सन इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, द सप्लायर इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, मतलब उसकी टर्नओवर लिमिट के ऊपर है और उसने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया है। आरसीएम में ये नहीं लगता क्योंकि आरसीएम के अंदर देयर इज अ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। अगर एक सिंपल प्रॉपर्टी मैंने आपको रेंट पे दी है, एग्जांपल कमर्शियल प्रॉपर्टी है, सिंपल लो, मैं रजिस्टर्ड हूं, आप अनरजिस्टर्ड हो, तो अगर मेरा टर्नओवर 20 लाख के ऊपर जा रहा है तो ही तो मैं आपसे टैक्स लूंगा ना। तो वो जनरल कंसेप्ट आपको नहीं भूलना है। लेकिन आरसीएम में नहीं लगता, ये आरसीएम में टर्नओवर का क्राइटेरिया लगता ही नहीं है। इट कम्स अंडर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। मैं एक बार इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं, इस वाले 12AA को। यहां पे क्या हो रहा है, ये रेसिडेंशियल यूनिट्स ही रहेंगे जो पीजी कैंप और स्टूडेंट एकोमोडेशन को दिए जा रहे हैं। आप ये फिगर याद रखना। अगर इसमें आपने ये दोनों कंडीशंस पूरी करी तो एग्जेम्प्ट, अगर पूरी नहीं करी तो टैक्स लगने वाला है, मतलब एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अब टैक्स लगेगा क्या, अगर सप्लायर का टर्नओवर उससे ज्यादा है 20 लाख से तो वो लगाएगा टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। आरसीएम क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यार इसमें जो रेसिपिएंट रहेंगे स्टूडेंट लोग वगैरह वो तो अनरजिस्टर्ड रहेंगे ना। समझ में आया? यस, चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आरसीएम एफसीएम। वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, व्हेन वी टॉक अबाउट आरसीएम एफसीएम ना, पर्पस इज इररिलेवेंट, रेसिडेंशियल पर्पस है या कमर्शियल पर्पस है, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज रेलिवेंट। इफ यू वांट यू कैन राइट दिस डाउन एज वेल। हियर एक सेकेंड ना, हाँ, हियर द टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज रेलिवेंट, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज इन फोकस, नॉट द पर्पस। पर्पस फर्क नहीं पड़ता, पर्पस मैटर करता है एग्जेम्पशन देते टाइम। अब यहां तक अगर हम बात लेके आए हैं, इफ वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट आरसीएम एफसीएम, इट मींस द टैक्सेशन इज एप्लीकेबल। चैप्टर 4 में एग्जेम्पशन नहीं मिला। लेट्स अंडरस्टैंड, आ जाओ। अब आरसीएम एफसीएम के लिए एज वी डिस्कस्ड, पर्पस आपको नहीं देखना। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 2 आरसीएम एफसीएम, एग्जेम्पशन की बात फेल हो गई है, एग्जेम्पशन नहीं मिला है, तभी मैं चैप्टर 2 की चर्चा पे ले आ चुका हूं आरसीएम एफसीएम की। सप्लायर मुझे फर्क नहीं पड़ता, टाइप कौन सी है, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के ऊपर अगर टैक्स लगने वाला है, मतलब चैप्टर नंबर 4 का एनालिसिस फेल हो चुका है, तो आरसीएम के अंदर तभी लगेगा जब आपका रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो। रेसिपिएंट बोले तो जो टैक्स, जो रेंट पे कर रहा है, यस, ही इज गोइंग टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इफ ही इज रजिस्टर्ड। सर अगर अनरजिस्टर्ड हुआ तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट विल बी एग्जेम्प्ट, और अगर एग्जेम्प्ट नहीं हुआ तो उस केस में आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो। अभी मैं एग्जांपल में और क्लैरिफाई करा दूंगा। और सर ये आपके लिए एक नया एंट्री है, May 25 में जो डला था, अगर कमर्शियल ड्वेलिंग है जैसे शॉप, तो उसमें आरसीएम के अंदर कब लगेगा, जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है। आपने ऊपर वाले में और जो ये वाली एंट्री के अंदर सप्लायर का स्टेटस कहीं पे भी मैटर नहीं करता एक्सेप्ट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग एंड आई एम आस्किंग यू टू पे अटेंशन ऑन द स्टेटस ऑफ द सप्लायर। कमर्शियल प्रॉपर्टी में सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, मतलब एक छोटे आदमी ने अनरजिस्टर्ड ने शॉप रेंट पे दिए एक बड़े आदमी को जो कि रजिस्टर्ड है, तो मैं टैक्स पे करूंगा। आइडियली बहुत गलत है, बहुत गलत है ये, क्योंकि आइडियली हमें ये देखना चाहिए कि उसका सप्लाई का टर्नओवर इतना बड़ा है ही नहीं, पर गवर्नमेंट कह रही है मुझे टैक्स पे करने को। लो कर लो बात, ठीक है, मैं रजिस्टर्ड हूं, मैं टैक्स पे करूंगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब आपने इंडिविजुअली चीजें पकड़ ली है, अब थोड़ा सा चार्ट मैनर में पकड़ते आओ। आपको ना अभी जितना कंफ्यूजन लग रहा है ना, इतना पेपर में होगा नहीं। अभी हम साथ में पढ़ रहे हैं ना, वहां पे एक एंट्री आएगी तो एंट्री के टाइम आपको दिमाग लग जाएगा। ओके, सो इसको एक बार चार्ट को अच्छे से रिवाइज करना, हो जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, कौन सी प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल, लेट्स से फ्लैट रेंट पे दिया है, किसको और किस पर्पस के लिए, अगर रेसिडेंशियल पर्पस है अदर देन पीजी हॉस्टल स्टूडेंट कैंप, क्योंकि उसको मैंने अलग क्लासिफाई किया है। दो कंडीशन थी ना, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल पर्पस, मैंने दोनों कंडीशन यहां पे लगा ली। सर सप्लायर के बारे में क्यों नहीं लिखा, मैटर ही नहीं करता ना, सप्लायर कोई भी हो, इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन हियर। सप्लायर स्टेटस इज वाज इररिलेवेंट हियर, सप्लायर स्टेटस वाज इररिलेवेंट, कोई भी हो सकता था, एनी पर्सन, कोई कंपनी हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकती है, आई डू नॉट केयर। तो अगर आपने ये रेसिडेंशियल पर्पस अदर देन पीजी हॉस्पिटल वाला हॉस्टल वाला अगर आपने दिया है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो ये तो एग्जेम्प्ट है। सर अगर रजिस्टर्ड को दिया है तो उसके अंदर मुझे देखना पड़ेगा क्या वो सोल प्रोप्राइटरशिप वाला कंडीशन है। अगर वो सोल प्रोप्राइटर वाले कंडीशन को कंप्लाई करता है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन अगर उसको कंप्लाई नहीं करता तो टैक्स लग जाएगा अंडर आरसीएम। क्यों, क्योंकि रेसिडेंशियल ड्वेलिंग में आरसीएम लगता है अगर आपका रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन हो, जो मैंने ये लिया है। और सर पीजी हॉस्टल वाले में आपको क्या देखना है, देखो रेसिपिएंट मोस्टली आपके क्या होंगे, अनरजिस्टर्ड। अब आप इसके अंदर कंडीशन चेक कर लो बस, अगर वो दोनों कंडीशन पूरी हुई तो एग्जेम्प्ट आरसीएम एफसीएम की बात आएगी नहीं, और अगर आपका ये कंडीशन पूरी नहीं हुई तो आपका टैक्स लगेगा।
और अगर टैक्स लगेगा मतलब व्हेन आई से टैक्स लगेगा एंड व्हेन आई से एफसीएम, आई एम अज्यूमिंग दैट सप्लायर इज रजिस्टर्ड। भैया अगर सप्लायर का टर्नओवर ही 20 लाख के ऊपर नहीं है, वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, तो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर भी टैक्स नहीं लगेगा। बट आई एम व्हेन आई से टैक्स हियर, आई एम सेइंग कि एग्जेम्पशन इज नॉट एप्लीकेबल। आई होप यू आर एबल टू गेट इट। एग्जेम्पशन क्या होता है कि एग्जेम्पशन मिल रहा है नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा तो ऑब्वियसली द पर्सन हैज टू क्रॉस दैट लिमिट, supplier has to cross the limit of 10 lakh, 20 lakh, 40 lakh and get registered in the GST for in order to apply the tax। क्या ये बात आपको समझ में आई? ये कंसेप्चुअल बात है। और सर अब बात करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की। देखो कमर्शियल प्रॉपर्टी में एंट्री नंबर 12 और 12A लगते ही नहीं है। 12AA और 12 ये लगेंगे नहीं। अब यहाँ पे कई बच्चों को क्वेरी आता है सर 12AA जो आपने बताया एकोमोडेशन वाला, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी होगा तो क्या? 12AA भी जो ये स्टूडेंट पीजी वगैरह होते हैं ये फ्लैट ही होते हैं ना, ये रेसिडेंशियल ड्वेलिंग ही होते हैं। होटल, शॉप और मॉल्स में जो शॉप्स होती है वो थोड़ी ना आप स्टूडेंट एकोमोडेशन या पीजी में देते हो। तो वो सुनने में आता है थियोरेटिकल क्वेरी, बट प्रैक्टिकली होगा नहीं, सवाल में ऐसा आएगा नहीं। इज इट क्लियर? 12AA डज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेट बट इट इज ऑब्वियस। एंड अनदर रीजन आई एम सेइंग दिस बिकॉज 12AA में जब हम लेके आए तो 12 में हमने इसको हटाया था। वी स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड explanation number 2 in entry number 12 saying that it is not applicable to the student accommodation, hostel and camps, क्योंकि वो रेसिडेंशियल के ही होते हैं, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग वाली होती है और उसके लिए 2 कंडीशन प्रोवाइड करनी थी, इसलिए मैंने उसको तोड़ के 12AA में बनाया। तो 12AA इज ऑल्सो फॉर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, नॉट फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो पहले ये दिमाग में क्लैरिफाई कर लो, ठीक है? तो कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर आपका एंट्री 12 और 12AA लगेगा ही नहीं, तो एग्जेम्पशन की कोई बात आएगी नहीं। कमर्शियल प्रॉपर्टी पे जीएसटी कैसे छोड़ेगी निर्मला ताई? खुद सोचो ना। अब उसमें आपकी 4 कंडीशन बनेगी, अब इस पे ध्यान दो। अगर रजिस्टर्ड ने अनरजिस्टर्ड को दिया तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, रजिस्टर्ड ने रजिस्टर्ड को दिया तो भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, अनरजिस्टर्ड ने रजिस्टर्ड को दिया तो आरसीएम, जो मैंने आपको ऊपर अभी बताया, आई टोल्ड यू हियर। यस, और सर अगर अनरजिस्टर्ड ने अनरजिस्टर्ड को दो तो ना आरसीएम लगेगा, और ये खुद भी रजिस्टर्ड नहीं है तो ना एफसीएम लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। सो दिस विल बी एग्जेम्प्ट। ये वो हो गया, जैसे मैंने एक शॉप आपको रेंट पे दी, साल का 1 लाख रुपया कमा रहा हूं, मैं भी छोटा आदमी हूं, आप भी रजिस्टर्ड नहीं हो, हम दोनों ही अनरजिस्टर्ड है। मैं भी रजिस्टर्ड नहीं हूं क्योंकि मेरा टर्नओवर पार नहीं हुआ, और आप भी रजिस्टर्ड नहीं हो, तो आरसीएम कैसे लगाएंगे? यस, सो नाउ इट विल बी एग्जेम्प्ट। आई थिंक दिस इज नाउ क्लियर। अब इसके सिवाय मैंने कुछ चैप्टर्स के एनालिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे लिंक करके दिए हैं, ध्यान रखना। अगर गवर्नमेंट कोई चीज रेंट पे देती है, इफ गवर्नमेंट गिव्स एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन रेंट एक्सेप्ट व्हेन द गवर्नमेंट इज इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे को छोड़ के अगर कोई गवर्नमेंट आपको रेंट पे कोई प्रॉपर्टी देती है तो वहां पे अगर रजिस्टर्ड पर्सन इज द रेसिपिएंट तो ही आरसीएम लगता है। नॉर्मल बिजनेस एंटिटी हो, धंधा करने वाली, आरसीएम नहीं लगेगा। आपका आरसीएम तभी लगेगा व्हेन द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड। क्योंकि यार तुम्हें ये क्वेरी आता है कि सर थोड़ा सा गवर्नमेंट का लिंकिंग बता दो, तो आप ये समझ के चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। गवर्नमेंट का जो एनालिसिस है उसके अंदर और इस पर्टिकुलर 12A को मिक्स मत करना, इतना डिटेल चार्ट बन जाएगा कि आप उसको समझ ही नहीं पाओगे और एग्जाम में ऐसा पूछेंगे भी नहीं, ठीक है? ओके, चलो एक प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर आता है आईजीएसटी का, वहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में क्या प्रोविजन है? 12(3) एंड 13(4). यस, तो 12(3) में क्या है? लोकेशन और इंटेंडेड लोकेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, बट इफ द प्रॉपर्टी इज आउटसाइड इंडिया इट विल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। एंड सेक्शन 13(4) में क्या है? लोकेशन और इंटेंडेड लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। यस, सेक्शन 13 कब लगता है? व्हेन सप्लायर और रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। उसके बाद आईटीसी में इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या प्रोविजन था, आपको लिंक करके दे रहा हूं जस्ट, कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करते हो, कंस्ट्रक्शन मतलब कैपिटलाइजेशन, तो आप बनवाते हो और उसको कैपिटलाइज करते हो बुक्स में, तो उसका आईटीसी ब्लॉक हो जाता है 17(5)(c) में। सेल्फ कंस्ट्रक्शन करोगे तब भी 17(5)(d) में ब्लॉक हो जाएगा। अगर मैं नॉर्मल रेंट का खर्चा पे करता हूं और उसके ऊपर जीएसटी लगता है, चाहे एफसीएम चाहे आरसीएम, इट इज माई इनवर्ड सप्लाई, मेरे को उसके ऊपर आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी इज इन द नेचर ऑफ एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी, कभी कभार प्लांट एंड मशीनरी को लैंड पे अफिक्स किया जाता है इंक्लूडिंग द फाउंडेशन, तो उसके ऊपर 17(5)(c) में आईटीसी मिल जाता है। ये जस्ट मैंने अलग अलग चीजें भी आपको लिंक करा दी। अब मैं आपके सामने लेके आता हूं एक समरी एग्जांपल। आपका कुछ छोटा मोटा डाउट होएगा। देखो टॉपिक इज कॉम्प्लिकेटेड, बट if you do it with the intention of actually understanding things and this example if you do it twice, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपका सॉल्व हो जाएगा। कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे एक बार कमेंट में डाल देना, मैं क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है? बट अभी ध्यान दो और दिमाग में लेके चलो कि हाँ मुझे ये समझ आ रहा है। देखो अब समरी एग्जांपल है। फर्स्ट मैं रेसिडेंशियल ड्वेलिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है? रेसिडेंशियल ड्वेलिंग दिमाग में आते ही आपका एंट्री नंबर 12 एंड एंट्री नंबर 12AA आना चाहिए।
सप्लायर मैटर नहीं करता, तो लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, टेनेंट इज अनरजिस्टर्ड एंड इफ इट यूज इज रेसिडेंशियल, तो सारी कंडीशंस पूरी हो गई, एंट्री नंबर 12 में ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एंट्री नंबर 12 में ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आरसीएम एफसीएम का सवाल उठेगा ही नहीं जनाब। सप्लायर रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, टेनेंट इज रजिस्टर्ड यूजिंग इट फॉर कमर्शियल, तो आपकी मेन पर्पस यहां से हट गया, मतलब चाहे वो सोल प्रोप्राइटर भी हो, वो यहाँ पे धंधा ही कर रहा है, तो जब आपका रेसिडेंशियल पर्पस ही नहीं है तो हम उसमें तो कोई एग्जेम्पशन देंगे नहीं, टैक्स तो लग जाएगा, और टैक्स आपका आरसीएम के अंदर लगेगा, यस बिकॉज रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, आरसीएम, सप्लायर का स्टेटस मैटर नहीं करता फॉर आरसीएम एफसीएम। सप्लायर इज रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड बट वो सोल प्रोप्राइटर वाला है एंड ही इज यूजिंग इट ऑन ओन अकाउंट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, तो यहाँ पे उसको हम अनरजिस्टर्ड वाला ही ट्रीटमेंट देंगे, टैक्स लगेगा नहीं, क्वेश्चन ऑफ आरसीएम एफसीएम इज नॉट एप्लीकेबल। If supplier is registered or unregistered and the recipient is registered, let's say एक बैंक है, वो बैंक ने अपने एम्प्लॉइज के लिए लिया है, still does not matter, अब ये मैटर नहीं करेगा क्योंकि रेसिपिएंट आपका रजिस्टर्ड हो गया, यहाँ पे एंट्री नंबर 12 का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे एंट्री नंबर 12 का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि आपका रेसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड हो चुका है। रजिस्टर्ड वाले में एंट्री नंबर 12 में एग्जेम्पशन सिर्फ सोल प्रोप्राइटर में मिलता है, और प्लस यहाँ पे आपका आरसीएम के अंदर टैक्स लग जाएगा, क्यों? बिकॉज द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड। आरसीएम डिसाइड करते वक्त लेजर लाइक फोकस रखना सिर्फ रेसिपिएंट के स्टेटस पे, पर्पस पे नहीं। पर्पस का स्टेटस कब रेलिवेंट है? व्हेन आई एम एनालाइजिंग चैप्टर नंबर 4 एग्जेम्पशन। आ गया। अब मैं वो 3 केस ले रहा हूं, मैं इसको भी एक अलग से कैटेगरी बना सकता हूं, यहाँ पे लाइन बना के, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट रेसिडेंस पीजी वाले। अब उसके अंदर सप्लायर कौन है, रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड? इफ द रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, देखो इनमें अनरजिस्टर्ड ही रहेगा, स्टूडेंट वगैरह जो रहते हैं तो वो अनरजिस्टर्ड है, और अगर वो 2 कंडीशन पूरी हुई तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। 2 कंडीशन क्या है? 20,000 वाली और 90 कंटिन्यूअस डेज, आरसीएम एफसीएम क्वेश्चन नॉट एप्लीकेबल। यस, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते लाइन को आगे। अगर आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है, अब सर आपने इसको रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड अलग क्यों किया? क्योंकि मैं टैक्स लगाने वाला हूं, तो मुझे आरसीएम एफसीएम डिसाइड करना है। अगर और ऊपर एग्जाम था इसलिए मैटर नहीं किया। सप्लायर रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, और ये रेसिडेंस पीजी वाले में 2 कंडीशन पूरी नहीं हुई, इसका मतलब आपको एग्जेम्पशन तो ही नहीं मिलने वाली। यस, एग्जेम्पशन तो नहीं मिलने वाली। और अगर आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है, मतलब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, टर्नओवर उसका ऊपर है, तो आपका टैक्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में लगेगा। लेकिन अगर उसी जगह बाकी सब सेम है, आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, तो वो भी छोटा आदमी है, तुम भी छोटे आदमी हो, तो ये वैसे एग्जेम्पशन में तो कवर नहीं था, बट यहां पे टैक्स नहीं लगा। व्हाई? बिकॉज द सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड। इतना बड़ा बिजनेस ही नहीं है उसका, इतना टर्नओवर ही नहीं है, तो उसकी वजह से नहीं लगा। बढ़ जाता तो टैक्स लग जाता। ठीक है, चलो अब कमर्शियल प्रॉपर्टी पे आ जाओ। कमर्शियल इज वेरी इजी बिकॉज द एग्जेम्पशन इज नॉट एप्लीकेबल। रेसिडेंशियल वाले में आप एंट्री नंबर 12 और 12AA ये हमेशा दिमाग में रख लेना। आओ, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड कमर्शियल प्रॉपर्टी है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड कमर्शियल प्रॉपर्टी है, स्टिल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, टैक्स तो नहीं छोड़ेंगे, सप्लायर रजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, ओहो छोटो, दोनों ही छोटे आदमी है, सप्लायर का भी इतना बड़ा काम नहीं है, आरसीएम भी नहीं लगा सकते क्योंकि रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो भैया इस केस में हम टैक्स छोड़ देंगे, नॉन एप्लीकेबल। अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, हाँ ये वैसे लगना नहीं चाहिए था, सप्लायर का काम छोटा है, लेकिन पकड़ लेंगे, झांसे में पकड़ लेंगे रेसिपिएंट को क्योंकि वो रजिस्टर्ड है, आरसीएम में लगा देंगे। ये आपकी नई एंट्री ऐड हुई थी चैप्टर नंबर 2 में। अब यहाँ पे बच्चे का क्वेरी आता है, सर कमर्शियल में अगर रेसिडेंशियल पर्पस हो, यार देखो अब वो क्या है, बनाने के लिए तो कुछ भी क्वेरी बना दे और अपने आप को कंफ्यूज करे, क्यों कर रहे हो? शॉप में जाके कोई सोता है क्या? एक फैमिली अगर रह रही है तो वो क्या एक किराने का शॉप, मॉल की शॉप या कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी वहां पे रह के अपना बोरिया बिस्तर लगा देगी क्या? ऐसे नहीं होता है, तो यू हैव टू अप्लाई फ्रॉम लॉजिक ऑल्सो। एक और सवाल आता है काफी रिपीटेड, सर अगर रेसिडेंशियल फ्लैट दिया रेंट पे कंपनी को जो कि अनरजिस्टर्ड है, जो अपने एम्प्लॉयज के स्टे के लिए यूज कर रही है, यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों? ऊपर बैंक वाले में मैंने टैक्स किया था क्योंकि मैंने बैंक को रजिस्टर्ड माना था। इसके अंदर रेसिपिएंट कौन है बताओ मुझे? अगर ए लिमिटेड को रेंट पे दिया है तो दैट इज द रेसिपिएंट अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 93, दैट इज द रेसिपिएंट अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 93 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। यस, तो अगर वो अनरजिस्टर्ड हो गया, मेरी क्या क्या कंडीशन थी? सप्लायर तो मुझे मैटर ही नहीं करता तो मैंने छोड़ दिया। फर्स्ट था रेसिडेंशियल फ्लैट, यस पूरा हो गया। दूसरा था अनरजिस्टर्ड पर्सन, देखो ये भी पूरा हो गया, अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है। और तीसरा था रेसिडेंशियल पर्पस, तो उसके एम्प्लॉयज रह ही तो रहे हैं वहां पे, वो थोड़ी ना धंधा चला रहे हैं। बट सर यहाँ पे तो कंपनी है, अरे क्या हुआ? क्या वहां पे ऐसा लिखा है कि रेसिपिएंट खुद रह रहा है?
नहीं, वहां पे लिखा है रेसिडेंशियल पर्पस, तो इसके बिहाफ पे इसके एम्प्लॉइज रह रहे हैं, रेसिडेंशियल पर्पस है, हो जाएगा। एंड दिस वाज सेम क्लैरिफाइड बाय द अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये चीज क्लैरिफाई हुई थी, क्या आपको समझ में आ रहा है? और अगर यहां पे इफ ए लिमिटेड इज रजिस्टर्ड, तो फिर यहां पे आपका टैक्स लग जाएगा अंडर आरसीएम, क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटर नहीं है तो आपका एग्जेम्पशन तो मिल नहीं सकता, टैक्स लग जाएगा अंडर आरसीएम। बताओ, मैंने लिया आपसे अराउंड 23-24 मिनट्स, 25 मिनट्स के आसपास। मजा आया तुम्हें? समझ में आया? आप मुझे एक बार जरूर फीडबैक बताया करो, क्योंकि उससे मुझे समझ आता है ना क्या आगे करना है। और दूसरा, आपको कोई और टॉपिक लग रहा है अपने साइड से, मेनी पीपल आर सजेस्टिंग मेनी टॉपिक्स, आई एम डेली वर्किंग ऑन दिस along with the revisions, so आप मुझे बताना, मैं अपलोड कर दूंगा। यस, आपके जो भी डाउट्स है, अच्छा उसमें से कुछ लगा इंटरलिंकिंग वाला, आई विल अपलोड। तो ये मैं पीडीएफ पे अभी पोस्ट कर दूंगा आज ही। लो, इसका मजा लो, अच्छे से टॉपिक करो, इसके ऊपर पेपर में गलती मत करना, ये पूछा जाता है, राइट? सो टिल वी मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर और सम डिस्कशन और सम कन्वर्सेशन, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।